हेलो फ्रेंड्स, मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया तो ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो मेरा नाम है राजकुमार उपाध्याय और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 क्लास 11। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इस टॉपिक में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो आज मैं इस टॉपिक को बनाता हूँ और देखता हूँ कितने लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहले तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्यों आया, तो पहले आपको पता होगा, आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ज़रूर पढ़ी होगी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ही हमारे पास और वो अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएटेड उसका एक वेव नेचर भी होगा। उसके साथ एसोसिएटेड उसका एक वेव नेचर भी होगा जिसको हम मैटर वेव कहेंगे। देखो, ये पार्टिकल है, जब ये मूव करता है तो इसके साथ एसोसिएटेड इसका एक वेव नेचर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर वेव। ठीक है, और यार जब इलेक्ट्रॉन अब मैटर वेव हो गया, अब इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव नेचर हो गया, अब पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर हो गया। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यही तो कहती है कि पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर है और ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस प्रूव भी हुई बाय डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको आप क्लास 12th में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया भी गया कि इलेक्ट्रॉन का हमें क्या दिखा? डिफ्रैक्शन दिखा। और डिफ्रैक्शन किस में दिखता है? हमें वेव में दिखता है। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हमें किस में दिखा है? वेव में दिखता है। डिफ्रैक्शन फिनोमेना वेव में दिखता है। ठीक है, तो अब भाई पार्टिकल मूव कर रहा है, अब उसके साथ एक वेव हो गई। ठीक है, अब पार्टिकल के पास भी ड्यूअल नेचर हो गया। ठीक है, तो भाई इससे पहले जितनी भी थ्योरीज थी, जितनी भी रिसर्चेस थी, वो सब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर को डिफाइन कर रही थी। अब इलेक्ट्रॉन एक वेव हो गया, अब पार्टिकल एक वेव नेचर हो गया। तो इसलिए अब श्रोडिंजर, इरविन श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो आए और उन्होंने पार्टिकल के वेव की इक्वेशन दी। क्या था? डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई, पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन थी श्रोडिंजर की। ये श्रोडिंजर की क्या थी? वेव इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टर्म की मीनिंग आपको जान लेनी चाहिए। ये किस लिए आया था? ये इलेक्ट्रॉन के वेव की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? इलेक्ट्रॉन के वेव की इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन के वेव को हम क्या बोलते हैं भैया? मैटर वेव बोलते हैं। तो मैटर वेव की इक्वेशन है। किस चीज़ की इक्वेशन है? मैटर वेव की इक्वेशन। यहाँ पर अलग अलग टर्म की मीनिंग आपको पता होगी। यार यहाँ पर जो डेल है ना, वो है इनफाइनाइट डेसिमल चेंज। क्या है? इनफाइनाइट डेसिमल चेंज। ठीक है, जब कोई भी जो इनफाइनाइट डेसिमल चेंज, मतलब बहुत जब छोटा सा चेंज होता है ना, बहुत छोटा सा चेंज, उसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डेसिमल चेंज। और यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है? यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है यार? यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड है पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है? पॉसिबल ओरिएंटेशन है यार। एक्स वाई जेड पॉसिबल ओरिएंटेशन की इलेक्ट्रॉन एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जेड में भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पॉसिबल ओरिएंटेशन है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ अब एक वेव नेचर है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव नेचर होता है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अगर वी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ एक एसोसिएटेड उसका एक वेव नेचर होता है। ठीक है, इस वेव नेचर में इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में से किसी भी डायमेंशन में हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एक्स वाई जेड ओरिएंटेट करता है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्या है? ओरिएंटेशन है। ठीक है, एच क्या है? एच है प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है? एच प्लैंक कांस्टेंट है इस। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट ये आपको पता होगा। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होती है हमारे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और टर्म दिख रहा होगा। ठीक है, ये था हमारे पास ई। ये हमारा टोटल एनर्जी किसका? पार्टिकल का। और पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी। ठीक है, वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पर साई क्या है यार? साई, साई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है साई। कि साई क्या है? साई है वेव फंक्शन। क्या है?
वेव फंक्शन, साई क्या है, वेव फंक्शन, ठीक है। तो साई वेव फंक्शन है, ठीक है। ये साई क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यार, पहले तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानते हैं। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कुछ नहीं है, ये कोई चीज़ इंडिकेट नहीं करता, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कोई नहीं है, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी इसका कुछ नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस कहो, फिजिकल इंटरप्रिटेशन कहो, ठीक है, ये भी इसका कुछ नहीं है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी नहीं है इसका कोई। पर ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, पर ये इंडिकेट करता क्या है, ये करता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव, ठीक है। मैटर वेव का क्या करता है, एम्पलीट्यूड। यार इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसके साथ एक वेव है यहाँ पर पूरा, तो यार इसका एम्पलीट्यूड ये है, तो ये एम्पलीट्यूड को दर्शाता है कौन, साई वेव फंक्शन, ठीक है। साई क्या दर्शाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। यार यहाँ पर साई एक और चीज़ दर्शाता है, ये है बाउंड्री सरफेस, क्या, बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस ऑफ ऑर्बिटल, ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल का क्या दर्शाता है, ये बाउंड्री सरफेस, ठीक है। बाउंड्री सरफेस बता, ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस दर्शाता है साई, और क्या बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव का एम्पलीट्यूड और बाउंड्री सरफेस ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या बताता है, हमें साई बताता है, ठीक है। अब देखो हमें पार्टिकल के मिलने का, पर पार्टिकल कहाँ मिलेगा, ये सवाल अब आया कि इलेक्ट्रॉन जो है अब एक वेव है, ठीक है, वो वेव के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ होगा। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होगा कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, भाई साहब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन इरविन श्रोडिंगर ने बोला हमें नहीं पता, कैसे बता सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, सामने आया हमारे पास मैक्स बॉर्न, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि देखो अब इलेक्ट्रॉन का हम फिक्स्ड पोजीशन नहीं बता सकते, श्योर होकर नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन अब यहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अब एक वेव बन चुका है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो अब केवल हम इलेक्ट्रॉन का केवल ये बता सकते हैं कि उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है। हम इलेक्ट्रॉन का कंफर्मेशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन का यहीं होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है वो हम बता सकते हैं। और वो हम कैसे बताएंगे, देखो इन्होंने बोला कि जो साई है आपके पास, जो वेव फंक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई आप इसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से कर दो, तो आपको मिलेगा मॉड साई स्क्वायर, इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या फिर इसको ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये साई स्क्वायर क्या बताता है, साई स्क्वायर बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पास जाने की, ये बताता है हमें, ठीक है, क्या, साई स्क्वायर। और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मॉड के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ तो रहती नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। हाँ ये जीरो हो सकता है, जीरो है इसका मतलब कि पार्टिकल कहीं है ही नहीं, उसकी वहाँ पर उस पॉइंट पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, अगर साई स्क्वायर जीरो हो जाए तो। और साई स्क्वायर कब जीरो होगा, जब साई जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने बोला, मैक्स बॉर्न ने क्या बोला कि जब साई की मल्टीप्लाई आप उसी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से करोगे तो आपको नॉर्म स्क्वायर ऑफ साई मिलेगा, मॉड साई स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या फिर कई लोग इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये हमें बताता है कि पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है, ये हमें कौन बताता है, साई स्क्वायर। तो मैक्स बॉर्न ने बोला, ठीक है, कि आप इससे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है कहाँ कम है, उससे आप निकाल सकते हो साई स्क्वायर से, ठीक है। ठीक, तो यार हमारे पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी हमारे पास। आपको अलग अलग टर्म की मीनिंग पता है, यहाँ पर डेल क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज है, साई वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, ई क्या है, टोटल एनर्जी, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब आपको पता है, सब की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पर लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या है, सबसे सब लोग कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या है, तो आपको न लैप्लेसियन ऑपरेटर के बारे में उतना सोचना नहीं है। लैप्लेसियन ऑपरेटर आपको जब फिजिक्स से आप बेसिक करेंगे तो इसका यूज़ ज़्यादा स्केलर और वेक्टर फील्ड में होता है, ठीक है। तो आपको उसके बारे में अभी जानना नहीं है। वैसे ये ग्रेडियंट स्केलर फील्ड में, ठीक है, वेक्टर फील्ड में डाइवर्जेंस और कर्ल बताता है, तो इसके लिए आप अभी चिंता ना करें, ठीक है, ये अभी बेसिक का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साई स्क्वायर की केवल नेम याद रख सकते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसमें लैप्लेसियन ऑपरेटर किसके बराबर है, तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ये हमारा होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू। ये क्या होती है हमारी लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हमारी होती है लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू, है ना। तो ये हमारा क्या होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर, और ये हमारा लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू। तो जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पुराना वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। तो इस इक्वेशन जो हमने ऐसे लिखा है लैप्लेसियन ऑपरेटर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यार हम एक और तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ईजी तरीका माना जाता है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो ये हमारा होता है क्या एच कैप साई बराबर ई साई। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। एच कैप क्या है यार, यहाँ पर एच कैप क्या है, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये होता है सम ऑफ द एनर्जीज का सम। जब हम एनर्जीज का सम करते हैं तो हमारा होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देखो मान लो मैंने टी को बोल दिया है काइनेटिक एनर्जी, टी को बोल दिया हमने काइनेटिक एनर्जी, वी को बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, तो यहाँ पर एच कैप क्या हो जाएगा, एच कैप हो जाएगा एनर्जीज का सम, टोटल एनर्जी, ठीक है। सम एनर्जी का सम क्या हो गया टी कैप प्लस वी कैप। या टी क्या है आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा हो गया इन एनर्जीज का सम को, ये क्या क्या कहते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और कुछ ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एच कैप साई को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं टी कैप प्लस वी कैप, और फिर यहाँ पर लिख देंगे हम इसको साई, ठीक है। तो आपको पता चल गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एनर्जीज का सम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम को हम क्या कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। आपको ये बात याद रहनी चाहिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये एच कैप साई बराबर हो जाएगा ई साई के। इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की क्या वैल्यू। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है, जो आपने पढ़ा, एच कैप इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी कैप। ये होती है हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। ये होती है हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैसे आया, ठीक है, इसका क्या तरीका है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी होती है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। अलग अलग टर्म की मीनिंग आप सबको पता होगी। तो यार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैंने बताया अभी कि आप ऐसे लिख सकते हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लैप्लेसियन ऑपरेटर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। लैप्लेसियन ऑपरेटर के बारे में अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। ये आपके सिलेबस से बाहर है, बट इसके बारे में आप उतना ज़्यादा ना सोचे तो सही है। पर आपको याद रखना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस टर्म में भी लिखा जाता है। और श्रोडिंगर वेव, और मैं बता रहा हूँ कि एच कैप की वैल्यू ये कहाँ से आई, ये होती है एच कैप की वैल्यू। तो ये कहाँ से आई है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है ना वो हमारा होता है टी कैप के बराबर। ये जो पार्ट है माइनस एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम, है ना, ये हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, टी कैप के बराबर। तो हमारा जो एच कैप होता है वो होता है टी कैप प्लस वी कैप। ये जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तभी तो हमारा होता है ये टी कैप प्लस वी कैप। तो यहाँ पर आपको ये जो माइनस एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ना ये पार्ट, ये जिसमें सर्कल किया है मैंने, ये हमारा होता है टी कैप के बराबर, ठीक है। तभी हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आता है टी कैप प्लस वी कैप एनर्जीज का सम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है। यहाँ से आप एच की वैल्यू, है ना, एच की वैल्यू आप निकाल सकते हो। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, लैप्लेसियन ऑपरेटर साई, इस पूरे टर्म को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, इक्वल टू के इधर। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी, ठीक है, साई इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब लैप्लेसियन ऑपरेटर साई को मैं ये लिख लेता हूँ माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई साई माइनस वी साई, है ना, साई को मल्टीप्लाई कर दिया ई से और वी से, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैप्लेसियन ऑपरेटर साई इज इक्वल्स टू माइनस का 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर। ये आपको समझ में आया ई साई माइनस वी साई कहाँ से आया, और इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, ई साई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ई साई की क्या वैल्यू आएगी, ई साई को इधर रहने देता हूँ, बाकी जितने भी टर्म दिख रहे हैं आपको यहाँ पर इन सबको इधर भेज देता हूँ। तो पहले मैं इस वाले टर्म को इधर भेजता हूँ, तो मेरा आएगा क्या, ई साई माइनस वी साई
इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर साई डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साई इक्वल टू 0 अब क्या है ना। तो यहाँ पर ये टर्म हम इस चीज़ को इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं इंडिकेट। यहाँ से अगर मैं वी साई को वी साई को पहले भेज दिया, ठीक है, वी साई यहाँ पर है, तो जब मैं वी साई को इस साइड भेजूंगा, वी साई को उस साइड भेजूंगा तो हमारा क्या आएगा, तो वी साई को उधर भेजा तो हमारे पास क्या आएगा माइनस एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर साई डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साई, ये आएगा। अब मैंने बताया था कि यार एच कैप साई जो होता है वो बराबर हमारा होता है ई साई के, उस इक्वेशन में पता है ना आपको। तो यार ई साई की जगह मैं एच कैप साई ले सकता हूँ यहाँ, तो बस मेरे को यही चाहिए था, एच कैप साई माइनस एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर साई डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साई। साई कॉमन ले लेता हूँ, मेरे को साई हटाना है, बढ़िया। तो साई यहाँ पर आ गया माइनस का एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, ठीक है, क्या आप लिखता हूँ, और साई को मैंने कॉमन ले लिया, साई से साई कैंसिल। तो अब आ गया हमारे पास एच कैप की वैल्यू आ गई माइनस का एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइडेड बाय देखो है ना, यहाँ पर आपको साफ दिख गया होगा, साई से साई कैंसिल, एच कैप है ना। तो साई मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, इस पूरे टर्म से साई कॉमन लिया, तो यहाँ से साई और साई को मैंने कर दिया कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म बच गया पूरा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 8, ठीक है, दिख रहा है आपको 8 है ये, 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी कैप। तो मेरा ये वैल्यू आ गई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की। इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। तो यार एच कैप की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस का एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी कैप। तो यही होती है हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू, यही होती है हमारे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सम ऑफ द एनर्जीज होता है, हमेशा याद रखना, एनर्जीज का सम होता है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये जो जितना पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये माइनस एच स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर एम, ये पूरा जो टर्म है जिस पर मैंने सर्कल किया है, ये हमारा होता है टी कैप के बराबर। तभी तो हम एच कैप को लिखते हैं टी कैप प्लस वी कैप, ये हमारा होता है सम ऑफ द एनर्जीज। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर सम ऑफ द एनर्जीज, एनर्जीज का सम होता है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, और इसी का एक दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में और चर्चा करेंगे कि क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।